कि जब राम और सीता जी की जो शादी हुई थी, तो उस समय में राजा जनक ने पूरी मिथिला नगरी को वही पेंटिंग से सजाया था। एंड वो वही आर्ट फॉर्म फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला गया। बट हम लोग का ये कहना होता है कि उसके पहले भी आर्ट फॉर्म रहा होगा, तभी राजा जनक को ये आइडिया आया होगा कि हाँ। इसको आर्ट से सजाया जाए। कुछ पियानोज वो लोग स्कूल्स को डोनेट नहीं करते, जो हम्म। उनको अच्छी लगती हैं, वो कुछ पियानोज को वो रख लेते हैं उनके कुछ स्पेशल इवेंट्स के लिए। तो मेरे पियानो को उन्होंने स्पेशल इवेंट्स के लिए रख लिया। तो उसके बाद वो एनवाईसी पार्क की 50 ईयर सेलिब्रेशन हो रहे थे, तो उसमें सेंट्रल पार्क में गया। सीबीएस संडे मॉर्निंग न्यूज में वो लोग लाइव स्टूडियो में वो पियानो लेके गए थे। एंड वो वहां पे और ज्यादा, मतलब वो लाइव चूंकि प्ले हो रहा था, एंड इट वाज लाइक मिथिला आर्ट ऑल ओवर, लोगों ने देखा। एंड वहां से एशियन आर्ट म्यूजियम। नमस्कार, हेलो, वेलकम टू गुड वाइब शो। मैं हूं आपकी होस्ट वंदना और आज हमारे साथ हैं एक ट्रूली इंस्पायरिंग आर्टिस्ट नुपुर निशित। नुपुर एक यूएस बेस्ड आर्टिस्ट हैं जो मिथिला आर्ट की एंशिएंट ब्यूटी को ग्लोबल स्टेज पर लेकर आई हैं। उनका हैंड पेंटेड पियानो सेंट्रल पार्क और एशियन आर्ट म्यूजियम जैसी जगह पर डिस्प्ले हुआ है। इंडिया में मिथिला आर्ट के ट्रेडिशंस को अपनाने से लेकर यूनाइटेड नेशंस जैसे प्रेस्टिजियस वेन्यूज पर एग्जीबिशंस करने तक नुपुर की जर्नी उनकी डेडिकेशन और क्रिएटिविटी का प्रूफ है। तो आइए मिलते हैं नुपुर से। हेलो नुपुर, वेलकम टू गुड वाइब शो। नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू गुड वाइब शो। ऑफ कोर्स, प्लेजर इज ऑल माइन। तो चलिए शुरू करते हैं नुपुर। सबसे पहले हमें ये बताइए कि मिथिला आर्ट, जिसे हम मधुबनी पेंटिंग्स भी कहते हैं, उसमें आपकी दिलचस्पी कैसे पैदा हुई? मैं मिथिला से बिलोंग करती हूँ। तो हम्म। जैसे जन्म हुआ, जैसे घर में चारों तरफ मिथिला आर्ट और हर सब मिथिला की चीजों का एनवायरनमेंट था। और मेरे केस में एक और ये था कि मैंने अपनी माँ से ही सीखा। जैसे हम लोग ट्रेडिशनली सीखते हैं, मेरे केस में मेरी माँ मिथिला पेंटिंग की फर्स्ट पीएचडी भी थी। तो वाह। मैंने हमारे घर में उसके मोटिव सिंबल्स और इसकी भी बातें होती रहती थी। तो वो एक तरीके से हम लोग born and brought up in that environment, तो बस आ गई सब कुछ सीख लिया। बाद में भले ही मैंने उस पर काफी वर्क किया है और इवॉल्व किया धीरे धीरे, बट हाँ, इनिशियल तो वहीं से था। वेरी नाइस। तो अब हमें ये बताइए कि मिथिला आर्ट, जिसका इतना समृद्ध और प्राचीन इतिहास है और वो बिहार से जुड़ा हुआ है, तो इस आर्ट फॉर्म की शुरुआत कैसे हुई? उसके इतिहास के बारे में हमें कुछ बता सकती हैं, और ये इवॉल्व कैसे हुआ? इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है, लेकिन एक जो पॉपुलर मतलब बहुत पॉपुलर कहानी जो ये है कि जब राम जी और सीता जी की जो शादी हुई थी, तो हम्म। उस समय में राजा जनक ने पूरी मिथिला नगरी को वही पेंटिंग से सजाया था। एंड वो वही आर्ट फॉर्म फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता चला गया। बट हम लोग का ये कहना होता है कि उसके पहले भी आर्ट फॉर्म रहा होगा, तभी राजा जनक को ये आइडिया आया होगा कि हाँ। इसको आर्ट से सजाया जाए। तो हम तो कहते हैं कि उसके पहले से ही है। बट हाँ, पॉपुलर कहानी यही है। क्या बात है। तो ये आपको कैसे लगता है कि ये आर्ट फॉर्म मॉडर्न सोसाइटी तक कैसे पहुंचा? मतलब क्या इसके लिए किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, या कोई टीचर या मेंटोर होता है जो सिखाता है ये आर्ट फॉर्म? ट्रेडिशनली मिथिला में तो घर घर में सब लोग, जितनी भी लेडीज हैं, जितनी भी लड़कियां, वो करती आई हैं। तो वो आज भी है। अब हम्म। धीरे धीरे सब लोग दुनिया भर में हैं, घूम रहे हैं, तब भी कहीं ना कहीं थोड़ा टच घर में, मैथल के घर में थोड़ी तो आर्ट फॉर्म की रहती ही है। लेकिन अब आजकल क्या हुआ है कि जब से ये विश्व भर में प्रचलित हुआ है, तो दूसरे जगह के लोग भी इसमें काफी इंटरेस्टेड हुए हैं। एंड वो लोग सीखना चाह रहे थे आर्ट फॉर्म। तो इसके लिए हाँ, इंस्टीट्यूट्स भी बहुत सारी खुली हैं। मिथिला हम्म। चित्रकला संस्थान मधुबनी में अभी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के है, वो बहुत अच्छा, वहां पे काफी लोग सीख रहे हैं, वहां से काफी अच्छे आर्टिस्ट निकलेंगे। एंड उसके अलावा जितने भी, बहुत सारे जितने भी हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, वो लोग के यहाँ भी सब लोग सीखते आए हैं। उनके एनवायरनमेंट में जितने आसपास में लोग हैं, वो लोग सीखते रहे हैं। तो मिथिला के लोग तो मैं कहती हूँ कि घर में ही सीख लेते हैं। हाँ, बाहर दूसरे जगह के लोग जा करके सीखते हैं या उनसे मिलकर सीखते हैं। अच्छा। तो क्या आप हमारे दर्शकों को, खासकर उन लोगों को जो कि मिथिला आर्ट फॉर्म से परिचित नहीं है, आप बता सकती हैं कि वो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आर्ट फॉर्म मिथिला आर्ट फॉर्म है? इसका एक बहुत इंटरेस्ट, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कुछ है। एक है कि ये इसमें पूरी फ्लैट पेंटिंग होती है, कोई शेडिंग और कहीं कुछ भी ये नहीं रहता है। कलर्स भी रहेंगे या ब्लैक एंड व्हाइट भी रहेगा तो फ्लैट रहेगा। उसमें एक
डबल लाइन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर दिखेंगी कि जितनी भी लाइंस होती हैं वो 2 लाइन के इसमें रहती हैं और बहुत डिटेल में माइन्यूट में आपको दिखेगा कि उसमें छोटी-छोटी लाइन से या छोटे-छोटे डॉट्स से भरे रहते हैं, वो बेसिकली लाइन से भरी रहती है, जो कछनी ये रहता है। उनके जो फेशियल फीचर्स हैं मिथिला पेंटिंग के, जो आपको अगर कुछ स्क्रीन पे कुछ पेंटिंग्स दिखेंगी तो उसमें क्लियर दिखेगा कि जो फेशियल फीचर्स हैं उसमें आँखें बड़ी-बड़ी होंगी, उनके नाक शार्प होंगे, तो वो ज़्यादातर ट्रेडिशनली जो बनती थी, वो एक साइड फेस्ड पेंटिंग्स रहती थी एंड जो जनरली उसमें एक आँख और वो प्रोमिनेंट दिखता था। अब आजकल लोग फ्रंट फेस भी बनाते हैं, बट ट्रेडिशनली जो बनाती थी वो ज़्यादातर साइड फेस्ड रहती थी। तो वो फीचर्स बहुत डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में है। वो और कलर्स चूँकि नेचुरल कलर्स के ब्राइट कलर्स यूज़ होते थे, तो वो भी बहुत हाइलाइट रहती हैं इस आर्ट फॉर्म की। बहुत ही बारीक काम होता है मिथिला आर्ट का। बहुत बहुत बारीक। वो जो छोटी-छोटी लाइन्स भरी रहती है ना, वो बहुत वो पूरी आर्ट फॉर्म उसी से फेमस हो गई। बहुत पेशेंस चाहिए और ताकि आप बहुत इतना बारीक पेंटिंग कर मैं सकें। तो कहती हूँ कंसंट्रेशन डेवलपमेंट का बहुत अच्छा टूल है अगर मिथिला पेंटिंग आप सीखें, किसी को कंसंट्रेशन डेवलप करनी है तो। टोटली। तो आप किस तरह की पेंटिंग ज़्यादा करना पसंद करती हैं नुपुर? मेरे में बहुत डिटेल वर्क होती है ज़्यादातर, तो मेरी कश्मीरी स्टाइल से ज़्यादा इंस्पायर्ड है। बट कश्मीरी भरनी का मिक्स्ड है क्योंकि मैं थोड़ी कलरफुल पेंटिंग ज़्यादा बनाती हूँ एंड एंड वो मैंने एक स्टाइल खुद से इवॉल्व ज़्यादा किया है मेरे में। एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग मिथिला आर्ट में भी होती है, हर कलाकार भले ही ट्रेडिशनल फ़ॉर्म करे, थीम्स हमारी ट्रेडिशनल भी होंगी, लेकिन हर कलाकार के बनाने का स्टाइल एक अलग होता है एंड हुँ। वो एक अपना स्टाइल इवॉल्व करता है। तो कोई भी जितनी भी हैं हमारी लेजेंडरी आर्टिस्ट भी तो आप एक-दूसरे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वैसे ही मेरी पेंटिंग्स की भी मैंने ये किया मैं कुछ ब्लैक एंड व्हाइट वर्क भी मतलब वो करती हूँ, मोनोक्रोमैटिक वर्क्स भी मेरे बहुत हैं। बट ज़्यादा मेरे फे पॉपुलर हुए हैं जो मेरे कलरफुल वर्क्स हैं एंड इट्स ऑल डिटेल वर्क सबसे ज़्यादा हाइलाइट मेरे में डिटेलिंग ही होती है सब में मुझे यही बोलते हैं। मेरे केस में मैं ट्रेडिशनल आर्ट थीम्स से बढ़ के काफ़ी ज़्यादा सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक एंड डिफरेंट थीम्स पे मैंने बहुत वर्क किया एंड वो सारे ज़्यादा मेरे पॉपुलर हुए हैं, स्पेशली यूएस में आने के बाद से। ऑसम। और मैं बैकग्राउंड में भी आपके देख रही हूँ, आपकी एक से एक पेंटिंग्स लगे हुए हैं, जो बहुत ही बेहतरीन हैं। एक सवाल है मेरे मन में नुपुर, हमेशा से ये सोचती हूँ कि क्या एक आर्टिस्ट जन्म से आर्टिस्ट होता है, लाइक यू वी कॉल इट बॉर्न आर्टिस्ट, या फिर उसे बनाया जा सकता है आर्टिस्ट? बनाया जा सकता है, एनवायरनमेंट बहुत कुछ मेरा कहना होता है कि नेचर वर्सेस नर्चर की जो फिलॉसफी है, कि हुँ, आपके एनवायरनमेंट में अगर आर्ट हो तो आप देख-देख कर के भी सीखते हैं। अ, कुछ बॉन्ड भी होते हैं, कुछ वो बहुत वो प्रोडिजीज़ भी होते हैं। लेकिन जैसे मिथिला में तो एक हम लोग कल्चर कहते हैं कि चूँकि एनवायरनमेंट में आर्ट है, हर चीज़ में आर्ट है। तो वहाँ के अगर गाँव में कोई लड़की होगी तो बहुत चांसेस बहुत कम है कि वो आर्ट से अछूती होगी क्योंकि वो चारों तरफ उस एनवायरनमेंट में ग्रो करेगी। तो वो उसको वो दिखता है और वो साथ में हेल्प करना है उसको तो वो देख-देख के ही सीखते हैं। मतलब मिथिला का तो हमारा कल्चर वही है कि देख कर के सीखते हैं। तो एंड लोग सिखाते भी हैं, लोग जिसको इंटरेस्ट होता है वो सीख हुँ। करके भी करते हैं। तो बिल्कुल सीखा जा सकता है एंड मैं तो हर चीज़ को कहती हूँ अगर आप में इंटरेस्ट हो तो आप सीख सकते हैं। कोई इसमें ये नहीं है। बिल्कुल। तो अब मैं आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगी। आप यूएस कब शिफ्ट हुई और यूएस आने के बाद आपके इस पेंटिंग करियर के पर क्या असर पड़ा? एक्चुअली मैं इंडिया में बैंक में काम करती थी। हुँ, उसके हुँ। बाद हम लोग मतलब इनफैक्ट शादी के बाद भी मैं इंडिया में काम करती थी। बैंक ऑफ बड़ौदा में थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ, तो 2011 में मैं यूएस आ गई उनके साथ। उसके शुरू में हुआ कि यहाँ भी फिर वापस से कुछ बैंकिंग साइड में जाया जाए कि कुछ और करें। आर्ट मेरे साथ मिथिला पेंटिंग हमेशा से रहा है था। हम लोग घर में चूँकि बनाते आए थे तो था मेरे साथ। तो हुआ कि ठीक है जब तक ईएडी वर्क परमिट वग़ैरह आता है तब तक घर में क्या करना है, यहाँ तो पेंटिंग फिर से शुरू करते हैं। जाके पेंट वग़ैरह लाके थोड़ा बहुत घर पे क्या करें, वही हो रहा था। थोड़ा बहुत पेंटिंग करना शुरू किया, फिर हुआ कि अच्छा इस पे वापस जाए, ये करे, वही सब चल रहा था। उसके बाद मेरे को पेंटिंग करने में फिर वापस से हुआ कि नहीं चलो थोड़े दिन पेंटिंग करती हूँ, फिर से देखा जाएगा। फिर करते-करते एक एग्ज़िबिशन मैंने 2013 में किया था, छोटा-सा लोकल एग्ज़िबिशन था।
उसके बाद 2 साल एक्चुअली वो यहाँ का वर्क वीज़ा का जो सिनेरियो होता है, H4 वीज़ा जिस पे आप काम नहीं कर सकते, तो फिर 2 साल मालूम था कि कुछ वर्क कर नहीं सकते प्रोफेशनली, तो मैंने बहुत पेंटिंग्स बनाई और डिफरेंट चीज़ों पे बनाई। माइकल्स मेरा होम ग्राउंड बन गया था, वहाँ से जाते थे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ला करके उस पे ट्राई करते थे। डिफरेंट मोड्स, मीडियम, बहुत तरीके के पेंट्स ट्राई किए। तो एंड बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जिन पेन्स और जिन पेपर्स पे इंडिया में काम करते थे, यहाँ मुझे वो हैंडमेड पेपर और वो सब तो मिल नहीं से रहा, तो हम्म। मिलती नहीं थी। तो फिर यहाँ जो चीज़ें मिल रही थी, फिर उस पे एक्सपेरिमेंट करने शुरू किए। तो वो करते-करते फिर 2015 में जब फिर वो हमारा आया कि नहीं, H4 को भी ये भी मिल जाएगा, तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा से फिर एग्ज़िबिशन्स वगैरह करना शुरू किए। ऑसम। तो आपके हिसाब से नुपुर, आपको क्या लगता है कि किसी आर्टिस्ट के लिए यूएसए में करियर बनाना कितना आसान या कितना मुश्किल है? मैं ये दोनों चीज़ कहूँगी, स्पेशली अगर आप क्योंकि यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत हैं। फ्रॉम हम्म। अ लोकल लेवल पे भी आर्ट एग्ज़िबिशन्स होते हैं एंड ऑलमोस्ट हर सिटी, हर टाउन के आर्ट सोसाइटीज़, आर्ट कम्युनिटीज़ बहुत सारी हैं, आप लोकल आर्ट कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। अगर शुरुआत करनी है, आपको कुछ नहीं मालूम, जैसे मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आई थी, मुझे घर की बनी पेंटिंग मालूम थी कि घर में हम लोग शादी-ब्याह, त्योहार वगैरह में कैसे बनाते हैं। हम्म। लेकिन मुझे जो कमर्शियली बनाते हैं ना, वो पेंटिंग्स का मुझे आइडिया कुछ भी नहीं था कि कमर्शियल वर्ल्ड में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे आर्ट काम करता है। मिथिला पेंटिंग का भी कमर्शियल वर्ल्ड मुझे नहीं मालूम था। यहाँ के तो कमर्शियल वर्ल्ड भूल जाओ, कंटेम्प्रेरी वाला वो तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो वो समझने में उस समय बहुत ये हुआ, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। मैं इतने एग्ज़िबिशन्स विज़िट करती थी, छोटी-छोटी चीज़ों जानने के लिए कि वो कहाँ है। अब एक एग्ज़िबिशन में ये कमर्शियल प्रोफेशनल वर्ल्ड में कैसे डिस्प्ले करते हैं, हम्म। कैसे लिखते हैं, कैसे प्रेज़ेंट करते हैं। फिर हर जगह मैं देखती थी यहाँ तो थीम्स होती हैं, बिना थीम की तो पेंटिंग ही नहीं होती है। अब हम्म। मैंने कहा अब मिथिला पेंटिंग को इन थीम्स में मैं कैसे बनाऊँ? क्योंकि ये तो बहुत ही ये मतलब कंटेम्प्रेरी आर्ट की फील्ड की थीम्स हैं जो कि मुझे कुछ, तो उसके बाद वो सब पे वर्क करना शुरू किया। उस सब पे बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगी शुरू में। शुरू में क्या, अभी भी वो उस पे बहुत मेहनत लगती है। आर्ट ग्रुप्स जॉइन किए, आर्ट ग्रुप्स में फिर वॉलंटियर करती थी, तो उसमें बहुत सीखा दूसरे आर्टिस्ट से मिल के वो लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, वो कैसे अप्रोच करती थी। आर्ट स्टूडियोज़ विज़िट करती थी उन लोगों के, क्यूरेटर्स से बहुत लोगों से मिलती थी, उनसे बातें करती थी, क्या कर सकती हो, कैसे, क्योंकि मैं ऐसे आर्ट फॉर्म से आई थी जो आर्ट फॉर्म यहाँ की जनरल जनता नहीं जानती। तो राइट। उन लोग के लिए एंड वो बहुत ही डिस्टिंक्ट थी यहाँ की कंटेम्प्रेरी आर्ट फील्ड से। न्यूयॉर्क इज़ द कंटेम्प्रेरी आर्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो हम्म। यहाँ जहाँ एब्स्ट्रैक्ट्स और कंटेम्प्रेरी आर्ट का ज़्यादा ये है, उसमें ये एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म। बहुत कम लोग मतलब मुझे मिले क्यूरेटर्स में भी, क्यूरेटर्स ही कुछ मिले और बहुत कम क्यूरेटर्स मिले जो इसके बारे में जानते थे। अदरवाइज़ लोग जानते नहीं थे, तो मुझे वो एक्सप्लेन करना पड़ता था। तो मैं बहुत फेमस, मतलब मैं हँसती थी इस बात को लेके कि जिसको पसंद आती है, उसको बहुत पसंद आती है, नहीं तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। तो दोनों ही चीज़ था। तो यू हैव टू बी रियली टॉप ऑफ योर गेम फिर कि उसको जो पसंद लाने के लिए कि हाँ, उसमें घुसने के लिए। तो बहुत उसमें मेहनत भी लगी। बट हाँ, यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत हैं। तो हम्म। अगर आपको नॉर्मल एक कैजुअल स्टार्ट करना है, तो यू हैव अ अप्रोच कि हाँ, कैसे उसमें जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है नुपुर, आज इस एआई और सोशल मीडिया के ज़माने में संस्कृति और विरासत को आर्ट के ज़रिए प्रिज़र्व करना कितना इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर्च्यूनेटली अभी मैं वही देख रही थी कि एआई के जितने भी टूल्स हैं, मिथिला पेंटिंग तक अभी तक नहीं पहुँचे हैं। लेकिन वो अच्छा। दिन दूर नहीं कि मिथिला पेंटिंग पे भी पहुँच जाएँगे। फिलहाल नहीं पहुँचे हैं। तो लेकिन हाँ, एआई के समय में ये चीज़ अभी हम लोग काफ़ी डिस्कस भी करते हैं कि एआई जैसे सोशल सोशल मीडिया अलग, एआई अलग, मैं दोनों पे अलग-अलग बात करूँगी। एआई की वजह से लोगों ने, एक तो क्या हुआ है कि जितने वो बना देता है, वो भी जो भी आर्ट फॉर्म, वो जो भी आर्ट क्रिएट होता है, कुछ तो लेकिन मेरे को फ़ील होता है कि वो आर्टिफ़िशियल है। जो हैंडमेड पेंटिंग की जो बात है, वो उसमें मुझे दिखती नहीं है। तो अभी भी जो रियल आर्ट लवर्स हैं, जो एक्चुअल आर्ट लवर्स हैं, वो अभी भी हैंडमेड के लिए रहेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग जो कैजुअली चाहते हैं कि हाँ, मेरे घर में एक आर्ट हो। अब वो ज़रूरी नहीं है कि वो हैंडमेड ही हो, वो प्रिंट भी हो सकता है वो।
वो एआई के लिए इजीली जा सकते हैं, एंड उसमें कोई ये नहीं होगा क्योंकि उनको इजीली अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग बहुत होते हैं। हम लोग जब प्रिंट्स की बात करते थे यहाँ पे, मैं मुझे तो इंडिया में तो मालूम नहीं था कि प्रिंट्स भी करके सेल कर सकते हैं। यहाँ आई तो देखा आर्टिस्ट लोग प्रिंट्स सेल करते हैं, अपनी पेंटिंग के प्रिंट्स भी सेल करते हैं, कहते हैं कि हाँ वही, कि जो लोग वो एक्सपेंसिव पेंटिंग्स नहीं परचेज कर सकते हैं ना, उनको अगर प्रिंट चाहिए तो प्रिंट बहुत बिकती है। तो मैंने अपने सामने सामने देखा, मेरे पास सेम पेंटिंग की प्रिंट अवेलेबल थी, सेम पेंटिंग की ओरिजिनल अवेलेबल थी। एक पर्सन आए, बोले नहीं मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, इवन दो इट चीपर है, मुझे ओरिजिनल ही चाहिए। एंड दूसरे ने बोला नहीं मैं ओरिजिनल नहीं अफोर्ड कर सकता, एंड मुझे प्रिंट चाहिए, क्योंकि मुझे वो पेंटिंग चाहिए लेकिन मैं ओरिजिनल नहीं अफोर्ड कर सकता। तो वो मेरे का दोनों में, दोनों के अपने हैं लवर्स, तो दोनों वो रहेगा, ऐसा नहीं है कि आर्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हाँ कुछ चीजों में जैसे मैं कहती थी कि जैसे किड्स बुक्स और वो आर्टिफिशियल ये जो सारे होते हैं ना एनिमेशन बुक्स एंड वो सब, उस सब में तो मुझे लगता है एनिमेशन ये ले लेगा एआई। मेरी बहन खुद लिख रही है बुक्स, वैसे मेरी भाभी भी लिख रही है, तो अच्छा। वो लोग एआई के यूज से आजकल किड्स बुक्स बना रहे हैं। बट सोशल मीडिया इज अनदर थिंग। सोशल मीडिया का मैं एक बहुत ये कहती हूँ कि सोशल मीडिया एक अवसर भी है और अभिशाप भी है। राइट। अवसर इसलिए कि आज के डेट में हमें गैलरी की या किसी और पर्सन की जरूरत नहीं है लोगों तक पहुंचने के लिए। हम एक सोशल मीडिया पे, एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोल के भी या फेसबुक पे अपना पेज बना के भी पहुंच सकते हैं। वो एक्सपेंसिव वेबसाइट्स की भी जरूरत नहीं है कि जिसके लिए हमें पे करना पड़े। अगर कोई पेंटिंग बनाता हो वो अपना बस अपना पोर्टफोलियो इंस्टाग्राम पे डाल ले और वो शेयर कर सकते हैं ना। आजकल इनफैक्ट क्यूरेटर्स और गैलरीज भी इंस्टाग्राम से आर्टिस्ट को पिक कर रही हैं, एंड बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम से अप्रोच करते हैं, फेसबुक से अप्रोच। मेरी खुद की पॉपुलैरिटी ब्लॉगिंग और इससे शुरू हुई थी, फेसबुक से ही शुरू हुई थी। जब मैं यूएस आई तो उस समय जब मुझे कमर्शियली करने का अलाउड नहीं था, तो मैंने ब्लॉगिंग शुरू किया और मैंने फेसबुक पे एक पेज खोला था जो बहुत शेयर होता था और बहुत पॉपुलर हो गया। तो इवन बिफोर मैं एग्जीबिशंस करने के, मतलब फॉर्मली एग्जीबिशन शुरू किया या अवार्ड वगैरह का हुआ, उसके पहले मैं ऑलरेडी पॉपुलर हो गई थी बिकॉज ऑफ माई सोशल मीडिया, हम्म। क्योंकि वो फेसबुक और इसके पिक्चर्स सर्कुलेट होते रहते थे। इनफैक्ट अब ना अभिशाप वाले एंगल पे मैं आऊंगी। उस फेज में जब मैंने वो पिक्चर्स शेयर करती थी, लोगों ने उसके प्रिंट्स बना बना के जगह जगह पे लगाया ओह माय विदाउट गॉड। मी नोइंग, विदाउट गिविंग मी क्रेडिट। तो वो भी बहुत हुआ, क्योंकि जो वायरल हो जाती थी वो वहीं से इमेजेस उठाया, ब्लॉग से लिया या इससे लिया, फेसबुक से लिया, उस टाइम पे फेसबुक किया, फिर इंस्टाग्राम पे वो लोग वहां से इमेजेस लेकर के, और ऐसे ऐसे जगह पे है कि जो सोच के भी हंसी आती है। एयरपोर्ट, बसेस, माय गॉड। एयरपोर्ट प्लेन, ये इनफैक्ट मतलब दूसरी जगह छोड़ो, दरभंगा जो कि वन ऑफ द मेन सेंटर्स ऑफ मिथिला हाँ। आर्ट है, वहां पे गेस्ट हाउसेस, यूनिवर्सिटीज, उसमें प्रिंट्स लगी हुई है मेरी उस समय की पेंटिंग्स की। क्योंकि शुरू शुरू में वो आइडिया नहीं था कि वाटरमार्क करो और ये करो, तो राइट। मैंने ऐसे ही अपलोड करती थी। तो एंड उसकी बहुत लोगों ने कॉपीज बनाई, बहुत लोगों ने वेडिंग कार्ड्स और ये सब में यूज किया है। मतलब एक और बहुत ये हुआ था कि अभी बोलना बोलो कि जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेटे की शादी में मेरी पेंटिंग यूज हुई और लोगों ने इंटरनेट से मेरी पेंटिंग ले ली थी, ओह माय। बिहार के डिप्टी। तो इस तरह से बहुत सारे, कितने बुक्स के कवर्स पे मेरी पेंटिंग्स यूज हुई, मुझे बाद में मुझे पता, एंड वो पॉपुलर बुक्स, ऐसे बुक्स जिसको गवर्नर बुक रिलीज कर रहे हैं, एंड उसमें यूज हुई है। जो कहाँ से लिया, तो इंटरनेट से, सोशल मीडिया से। बाद में मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे तो कवर पे है। मैंने कहा, अच्छा। कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम कॉपीराइट के जरिए इनको प्रोटेक्ट कर सके कॉपीराइट प्रोटेक्शन के बहुत लॉज जो है ना वो बहुत वेग हैं, और एक मिथिला आर्ट और कोई भी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के साथ एक इशू क्या हो जाती है, लोगों का कहना है, लोगों ने माना है कि ये ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है तो इस पे कॉपीराइट नहीं हो सकता। इसीलिए मैं वो चीज मेंशन करती हूँ ना कि हर आर्टिस्ट का एक अपना स्टाइल होता है, इवन दो कि वो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। अगर हम लोग लेजेंडरी आर्टिस्ट भी जितने देखेंगे, जो जो पॉपुलर आर्टिस्ट हुए, हम देख के जो पहचान सकते हैं कि ये इनकी बनाई हुई पेंटिंग है। भले ही हो सिंपल, मतलब राधा कृष्ण की ही पेंटिंग बनाए हो या राम सीता की या अर्धनारीश्वरी है, सभी आर्टिस्ट के वही पेंटिंग्स
थीम वही होगा, लेकिन उसको प्रेज़ेंट करने का, उनके बनाने का स्टाइल, उनके बनाने के मोटिव हर एक के अलग-अलग होती है। तो वो उसपे मतलब उसपे हम लोग को रहना चाहिए, लेकिन इसके लॉज़ बहुत वेग हैं एंड उसपे अगर जाकर के हम लोग के ये करें तो उसपे बहुत ज़्यादा ये है नहीं। छोटे से माइनर चेंज करके भी लोग ये कर सकते हैं। राइट। मतलब वो उस कॉपीराइट खत्म हो जाता है। तो अभी है उसके लिए लाइसेंसिंग और इसके लिए मूव कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा ही वेग है। आई थिंक वही हम पेंटिंग की बात कर रहे हैं, पर आई थिंक हिंदी मूवीज के भी गानों को अगर सुने तो उसमें फोक सॉन्ग पे पता नहीं हजारों गाने बने होते हैं, सब उनके कॉपी ही होते हैं। आजकल तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का इतना आ गया, हम एआई की बात करेंगे, सॉन्ग्स की बात करेंगे तो वो लोग छोटी-छोटी बीट एक जगह से बीट काटते दूसरी जगह से बीट राइट। काट के और वो लगती भी नहीं कि ओरिजिनल क्या थी और नई क्या है। और उस पे लॉज़ बिठाओ। तो वही है, आर्ट के साथ भी है बहुत सारे मतलब छोटा-सा भी चेंज कर देंगे तो फिर वो ओरिजिनल की कॉपीराइट खत्म हो जाती है। आई नो, बहुत कॉम्प्लेक्स लॉ है। बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो आपको क्या लगता है नुपुर कि मिथिला आर्ट जैसे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स को सबसे ज्यादा किस चीज से खतरा है और कैसे बचाया जा सकता है? अभी एक मतलब इनफैक्ट इस बीच में हम लोग मैं एक इससे जुड़ी हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन से। हम लोग एक ये कर रहे थे कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के साथ कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी नहीं हुई है। डॉक्यूमेंटेशन का मीनिंग ये है कि जो हमारे एक्चुअली ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं या ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जिस वे में काम वो रहता है मतलब अ, जैसे जो एक्चुअली हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म के आर्टिस्ट और जैसे काम करते हैं, जो ये ट्रेडिशनली जैसे काम होता था या उनकी कहानियाँ, उस सबको प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं किया गया था कभी। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे जो हमारे पुराने आर्टिस्ट भी थे, उनको आज के लोग नहीं जान रहे हैं। वो कैसे काम करते थे, वो कैसे राइज़ किए। उसकी वजह से जो आजकल के लोग जितने आते हैं, वो एक नए एक्सपोज़र के साथ आ रहे हैं, नई चीज़ों के साथ आ रहे हैं। जिसकी वजह से जो पुरानी जो हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ आर्ट फॉर्म जो कहते हैं कि जिसको प्रिज़र्व करना चाहिए, वो लोग भूलते जा रहे हैं। क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन ही प्रॉपर नहीं है, उसके बारे में लोग को पता कैसे चलेगा? वो आर्टिस्ट के भी बहुत हमारे क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी और ये नहीं थी। हम्म। अभी एक ऑर्गनाइज़ेशन है फोकाटोपीडिया उसके साथ मैं जुड़ी हूँ, तो हम लोग उसपे वो लोग यही काम कर रहे हैं कि उनको डॉक्यूमेंट किया जाए। अभी जित एटलीस्ट एट दिस स्टेज पे भी डॉक्यूमेंट किया जाए, ताकि आगे के लोगों को वो एक्सेस हो चीज़ों के इन्फॉर्मेशन के एंड उसको प्रिज़र्व कर सकें इन अ वे कि ट्रेडिशनली क्योंकि एक एक पूरा फ़ेज़ आया था, मतलब मैंने तो वो भी देखा है फ़ेज़ देखी थी, कि कहीं भी लोग कुछ भी बनाते थे, उसको मधुबनी पेंटिंग बोल देते थे। हम्म। मतलब बस 1-2 लाइन करके बनाया या कुछ भी लाइन भर दिया, तो हम लोग बोलते थे कि वो बस फ्लैट है तो मधुबनी पेंटिंग है। मतलब एक एक मैं उससे भी बहुत वो मैंने मतलब एक कहेंगे कि एक मेरी फाइट रही है कि लोगों को समझाने में कि रियल मिथिला पेंटिंग क्या है? ये रियल मिथिला पेंटिंग जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ये हो गया लोग कह रहे थे वो, उस फ़ेज़ में कहूँगी कि कोविड के बाद एक बहुत बड़ा ये आया। हम्म। कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए, तो जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट वो क्लासेस लेने लग गए। तो हम्म। और लोगों को उनसे एक्सेस मिल गया। तो जो और वो आके फ़ोरफ्रंट में वेबिनार्स और उनके इंटरव्यूज़ वगैरह काफ़ी होने लग गए उस टाइम पे। तो वो जब लोगों ने देखा उसके बाद से मैं देखती हूँ एक बहुत चेंज आया है इन टर्म्स ऑफ आर्ट के इन्वॉल्वमेंट में भी, इन टर्म्स ऑफ जो बाहर अपने मैथिल लोग भी जो बाहर चले गए थे ना, वो भी थोड़े-थोड़े भूल रहे थे। वो वापस से कनेक्ट हुए हम्म। एंड बाकी स्टेट्स के लोग भी जो इंटरेस्ट क्योंकि ये आर्ट फॉर्म सबसे पॉपुलर है मतलब इंडिया का सबसे पॉपुलर ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फोक आर्ट फॉर्म है ये। तो उसके रीज़न्स भी हैं बट गवर्नमेंट ने भी बहुत प्रमोट किया है। इसके आर्टिस्ट वर्ल्ड ओवर बहुत ट्रैवल किए हैं। तो इसलिए बहुत लोगों का इंटरेस्ट इस आर्ट फॉर्म में है। तो एंड अभी तो ख़ैर हर जगह दिखती है। तो वो है उसको प्रिज़र्व हो रहा है बट हाँ, इट्स गुड। ओके। सो नुपुर, अब मैं आपके आर्ट वर्क की बात करूं तो आपका हैंड पेंटेड पियानो हुँ। सेंट्रल पार्क और एशियन आर्ट म्यूजियम जैसी जगह में डिस्प्ले हुआ है और काफी पॉपुलर भी रहा। तो ये प्रोजेक्ट कैसे शुरू हुआ और इससे आपके करियर पर क्या असर पड़ा? ये प्रोजेक्ट सिंग फॉर होप करके ऑर्गनाइजेशन है न्यूयॉर्क में। वो एवरी ईयर आर्टिस्ट को से मतलब पियानोज़ उनको डोनेशन मिलते थे एंड वो लोग आर्टिस्ट से पियानोज़ पेंट हो करके उसके वो पब्लिक डिस्प्ले पे जाती हैं एवरी ईयर।
अभी तो खैर उनका भी अप्रोच चेंज हो गया, बट उस फेज़ में था। एंड वो पब्लिक डिस्प्ले के बाद किसी स्कूल को डोनेट कर रहे थे। तो ऐसे ही उनका आया हुआ था कॉल फॉर आर्ट कि देयर इज़ अपॉर्च्युनिटी इफ यू वांट टू पेंट अ पियानो। तो वो मैं गई। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि ये कैसे बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट ले लिया है। बट वो मज़ा आने लग गया फिर वो धीरे, क्योंकि वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे डिफरेंट आर्टिस्ट, डिफरेंट आर्ट फॉर्म के लोग एंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट सारे, एंड सब मिलके हम लोग पेंट अलग-अलग अपनी-अपनी पियानो, वो पियानो की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही। उसके बाद वो पियानो का एक बहुत इंटरेस्टिंग, जो मुझे मालूम भी नहीं था, मैं पहचानती भी नहीं थी। फर्स्ट डे पे एक जर्नलिस्ट आकर के मुझसे बात कर रही थी कि क्या एक्सपीरियंस है, ऑल लेटर ऑन पता चला कि वो सीबीएस की एक प्रोड्यूसर है। सीबीएस संडे मॉर्निंग न्यूज़ के लिए वो लोग स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं। एंड उसमें उन लोगों ने 5 आर्टिस्ट को सेलेक्ट किया था कि इनकी पूरी जर्नी रिकॉर्ड करेंगे एंड देन हम उसको शो पे ले जाएँगे। तो उसका इनफैक्ट तो उन्होंने बीच में भी आकर के एक थोड़ी हमने हमारी रिकॉर्डिंग्स की थी। एंड देन हमारा जो लॉन्च था, उसपे सीबीएस की एक पॉपुलर एंकर है, मिशेल मिलर, वो उन्होंने हमारे इंटरव्यूज़ लिए थे। हुँ, हुँ। एंड विच ये टेलीकास्ट भले 1 साल के बाद जाके हुआ था, क्योंकि उनकी पूरी रिकॉर्डिंग वैसा अपॉर्च्युनिटी का वेट कर रहे थे। बट वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसके बाद वो वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया कि कुछ पियानोज़ वो लोग स्कूल्स को डोनेट नहीं करते, जो हुँ, उनको अच्छी लगती हैं, वो कुछ पियानोज़ को वो रख लेते हैं उनके कुछ स्पेशल इवेंट्स के लिए। तो मेरे पियानो को उन्होंने स्पेशल इवेंट्स के लिए रख लिया। तो उसके बाद वो सेंट्रल पार्क में एनवाईसी पार्क्स के 50 ईयर सेलिब्रेशंस हो रहे थे, तो उसमें सेंट्रल पार्क में गया। सीबीएस संडे मॉर्निंग न्यूज़ में वो लोग लाइव स्टूडियो में वो पियानो लेके गए थे। एंड वो वहाँ पे और ज़्यादा, मतलब वो लाइव चूँकि प्ले हो रहा था एंड इट वाज़ लाइक मिथिला आर्ट ऑल ओवर, लोगों ने देखा। एंड वहाँ से एशियन आर्ट म्यूज़ियम वो लोगों ने देखा, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि वो लोग मिथिला पेंटिंग पे एग्ज़िबिशन कर रहे थे, तो वो दे वांटेड दैट पियानो एसएफओ के लिए। तो उसके बाद वो एसएफओ गई। तो वो काफ़ी बड़ी वो जर्नी उसको रहा। उसके बाद दोबारा उन लोगों ने 2 साल के बाद दोबारा उसको डिस्प्ले पे रखा। तब एबीसी ने, न्यूज़ 12 न्यूयॉर्क ने, उन लोगों ने फीचर किया। इनफैक्ट उसमें तो मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह उसमें भी आए थे। तो वो काफ़ी, उसके बाद उसको काफ़ी ज़्यादा, एंड उसको सोशल मीडिया पे तो उस बीच में बहुत ज़्यादा वो वायरल हुआ था। तो अमे दैट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस, अच्छा लगा, उसको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन भी मिला था। अमेज़िंग। तो आपने एबिगेल डिज़्नी के भी घर पर एक म्यूरल पे काम किया है, तो ये कोलैबोरेशन कैसे हुआ? और उससे पहले क्या आप हमें बता सकती हैं कि म्यूरल क्या होता है? ओके, म्यूरल्स आर जो पेंटिंग्स जो वॉल्स पे और इस पे सीलिंग्स पे बनाते हैं। हुँ, एबिगेल डिज़्नी की भी कहानी उसी पियानो से जुड़ी हुई है। एबिगेल डिज़्नी ने वो पेंटिंग, वो पियानो एसएफओ में देखा था, वो वहाँ पे इवेंट में थी। एंड देन वो उस टाइम पे अपने जो मैनहट्टन वाला उनका अपार्टमेंट है, उसको रीडू कर रही थी। सो उनकी तरफ से उन लोगों ने अप्रोच किया कि मेरे न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में, तो दे वांटेड दैट पाउडर रूम को, उन्होंने पूरा, पूरे के पूरे पाउडर रूम को मैंने पेंट किया था। इंक्लूडिंग ऑल द वॉल्स एंड सीलिंग, वो पूरा उस पे पेंट किया था। तो उसपे भी वो, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मज़ा आया था। वो छोटे से रूम को वो करना, वो पूरा छत पे सीलिंग पेंटिंग वाज़ माय फर्स्ट वो हो रहा था, तो वो पहली बार था मेरे लिए। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। इतने डिटेल में अंडरस्टैंड, शी इज़ अ वेरी सपोर्टिव लेडी। तो एंड सबसे पहले तो मैं जब पहला वो ईमेल आया, तो मुझे लगा कि ये तो कोई फेक ईमेल है, ये मतलब स्कैम वाले कोई ईमेल तो नहीं है। कि मैंने कहा ये, फिर लगा कि नहीं, ये लग तो रहा है ठीक है, चलो रिस्पॉन्ड करके देखते हैं। स्कैम ईमेल था, मैं इंडिया में थी एंड शी वेटेड, वो मैंने बोला कि मैं 1 महीने बाद आऊँगी तो उस दिन का मिलता, तो बोले कि नहीं इट्स ओके, तुम वेट करो। मेरी बेटी छोटी थी, तो मैंने कहा मुझे बेटी के लिए पहले कोई वो बेबीसिटर या नैनी वो ढूँढना पड़ेगा, बिकॉज़ शी इज़ जस्ट 1 ईयर ओल्ड। तो मैं उसको, तो बोले कोई नहीं, लेके आ सकते हो, नहीं तो फिर क्या? फिर वो बोले कि नहीं इट्स ओके, वी विल वेट फॉर यू, जब तुम कंफर्टेबल हो जाए देन, बट वी वांट दिस टू बी डन बाय यू ओनली। तो अमेज़िंग, शी वाज़ सो इम्प्रेस्ड बाय योर आर्ट। वेरी, शी वाज़ लाइक, एंड शी वाज़ वेरी सपोर्टिव। वो डिजाइनिंग वगैरह उसने मेरे पे ही छोड़ दिया था उन्होंने। एंड वो पूरे टाइम, मतलब मुझे पूरा ओपन एक्सेस था, उनके गार्ड को भी मालूम था, तो कि हाँ ये आएगी, आके पेंट करेगी। एंड वो लोग नहीं भी थे तो भी मैं जाके वहाँ पे वो जाके पेंट करके आ जाती थी, क्योंकि दे ट्रैवल अ लॉट। तो जब नहीं रहते थे तो भी उनको पता था इस टाइम पे आएगी, तो वो आकर के अपना पेंट करके जाएगी। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत सपोर्ट किया, मतलब विथ माय बेबी डूइंग एंड ऑल द स्टफ उस टाइम पे। तो वो काफ़ी ज़्यादा, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी, मत वेरी इंटरेस्टिंग।
तो आपने यूएन में भी काफ़ी एग्ज़िबिशन्स किए हैं, आपको वो मौका कैसे मिला? यूएन में रिसेंटली मैंने एक एग्ज़िबिशन किया था। ये एक मिथिला आर्ट सेंटर है न्यूयॉर्क में और परमानेंट मिशन ऑफ नेपाल टू यूएन, इन लोगों ने मिलके एक एग्ज़िबिशन किया था, मिथिला पेंटिंग, आर्ट फॉर एसडीजीज़ द मिथिला हेरिटेज के नाम से। तो मैंने वो मिथिला आर्ट सेंटर के साथ पहले भी ये काम किया हुआ था। तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि वी आर डूइंग, तो उसमें मेनली ज़्यादातर आर्टिस्ट नेपाल से ही उन्होंने पेंटिंग्स आई थी। हुँ, हुँ। अ, इस बार का थीम क्लाइमेट चेंज का था, लेकिन यहाँ के लोकल हम लोग 3 आर्टिस्ट को मैं और 2 और आर्टिस्ट हैं, हम लोग 3 आर्टिस्ट जो एंड कोइंसिडेंटली वो तीनों आर्टिस्ट हम लोग इंडियन ओरिजिन के ही हैं। तो हम लोग को इनवाइट किया कि हाँ, आप लोग भी आकर के इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। एंड इनफैक्ट मैं उनके साथ हम लोग वो वेन्यू शेयर करना एंड ऑल, वेन्यू पे जाकर के देखना कैसे डिस्प्ले करेंगे एंड ऑल, तो वो सब पे भी मैं इन्वॉल्व थी पूरे सेटअप एंड एवरीथिंग में। बट वो अच्छा लगा, वो अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि उसमें एंड जो वहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल जो इनॉग्रेशन होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ही वाज देयर फॉर दैट एंड बहुत सारे परमानेंट मिशन के एम्बेसडर्स थे, बहुत सारे कंट्रीज के, तो दैट वाज अ गुड एक्सपीरियंस वहाँ पे। अमेज़िंग। आपने अपने करियर में अभी तक 60 ग्रुप एग्ज़िबिशन्स किए हैं और 8 सोलो एग्ज़िबिशन्स किए हैं और इतना कुछ अचीव किया है। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कोई ऐसा अचीवमेंट जिसके लिए आपको सबसे ज़्यादा अपने आप पर गर्व हो? मैं कहूँगी कि सबसे पहला जो एक्सपीरियंस ही कहूँगी कि मेरा जब मेरी शुरुआत हुई थी, हुँ, तो हुँ। उस टाइम पे 1-2 लोकल एग्ज़िबिशन्स के बाद जो पहला मैंने अप्लाई करके प्रॉपर एक जूरीड आर्ट शो में पार्टिसिपेट किया था, वो ब्रुकलिन का एक शो था एंड उसमें जो ज्यूरर थी, वो म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट मोमा से थी। तो वो मेरे लिए मुझे समझ में नहीं आया था क्योंकि मैं टोटली न्यू थी। जब वो पहला आया कि सिलेक्शन, वही मैं सरप्राइज़ थी कि अरे! ये पैन यूएस शो में पहले शो में अप्लाई किया और वो पहले पेंटिंग के साथ एक ट्रेडिशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि प्रोफेशनल वर्ल्ड कैसे काम करता है। तो वो उसमें सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद वहाँ इतनी बड़ी-बड़ी पेंटिंग्स थी और मैं एक छोटी-सी पेंटिंग ले छोटी मतलब हम लोग की तो उस हिसाब से जितनी ह्यूज यहाँ पेंटिंग्स होती हैं उसमें उस हिसाब से छोटी ही पेंटिंग थी, वो लेके गई हुई थी शो पे। वो सिलेक्शन हुआ। जब वहाँ पे उनके अवार्ड्स अनाउंस हो रहे थे, तो जैसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और उसके बाद 4th नंबर पे नाम अनाउंस हुआ, तो वो एक फीलिंग, वो आज भी वो फीलिंग वो स्टक कर गई कि मोमा की क्यूरेटर ने ऑल ओवर यूएस की पेंटिंग्स में मुझे लिटरली 4th नंबर पे सिलेक्ट किया। वो एक ट्रेडिशनल पेंटिंग को एंड वो मतलब बहुत बड़ा वो लगा था क्योंकि वो दैट स्टार्टेड द होल थिंग। इसलिए वो बहुत क्लोज़ है वो उसके लिए कि उसके बाद से लगा कि नहीं, अब मैं कुछ कर सकती हूँ, मतलब गलत जगह पे नहीं हूँ। तो वो एक फीलिंग आई कि हाँ, उसके बाद से लगा कि हाँ, ये मतलब सही वो काफ़ी उसके बाद सब लोग का बहुत ये आया था कि मोमा की क्यूरेटर तो मैंने कहा ये एक अच्छा ये लग गया था। बहुत ही एनकरेजमेंट मिला आपको इससे। बहुत ज़्यादा वो बहुत मोटिवेशनल था एक्चुअली। ग्रेट। तो नुपुर क्रिएटिव मिथिला क्या है? इसके बारे में जानना चाहूँगी और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो जब मैं ब्लॉगिंग करती थी तो मैं इस नाम से ब्लॉगिंग करती थी एंड धीरे-धीरे फिर बाद में मैंने इसको रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन किया। तो इनिशियली स्टार्टेड ऑफ मेरी पेंटिंग्स और जितने भी मैं काम करती हूँ उससे रिलेटेड काम इनिशियली था। क्योंकि क्रिएटिव जो वर्ड है हम लोग बहुत इस पे है। मेरे जो पेरेंट्स की भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग एक ओवरऑल क्रिएटिव लर्निंग करके वो फेमस है, स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव लर्निंग। तो वो टर्म हमारे साथ इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई भी जब ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म या ट्रेडिशनल वे में आज के वर्ल्ड में हम लोग उसको कैसे इवॉल्व करके और आज की चीज़ों से जोड़ करके कीपिंग द सोल इंटैक्ट। इट्स नॉट कि हम लोग सोल को पूरा इसको भूल रहे हैं, हुँ, लेकिन हाँ, आज की चीज़ों में जोड़ करके उसको नए वे में नए में प्रेज़ेंट करना। ओवरऑल आर्ट फॉर्म वही है लेकिन प्रेज़ेंटेशन एक पैकेजिंग और प्रेज़ेंटेशन की बात है। वो एक सो दैट कि आज का वर्ल्ड भी एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को इम्बाइब कर सके। तो अब उसमें धीरे-धीरे अभी तक तो ज़्यादातर मेरी पेंटिंग्स थी। मैं क्यूरेट भी करती हूँ। पहले क्योंकि आर्ट ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई थी। हुँ, एक आर्ट ग्रुप प्रो आर्ट्स करके है, जैसे कि बहुत उसके काफ़ी पुरानी ग्रुप है।
उसकी में काफ़ी ज़्यादा काम किया एंड उसके बाद मैंने क्यूरेट भी करती थी। अब मिथिला आर्ट की एग्ज़िबिशन्स वगैरह क्यूरेट करने का प्लान है। अभी इस पे और वर्क कर रहे हैं कि हम लोग कुछ और आर्ट इवेंट्स प्लान करें इस पे। तो ये एक फ़ोकस है कि हम क्रिएटिव मिथिला को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। ऑसम। तो चलते-चलते नुपुर मैं पूछना चाहूँगी कि आप आज के यंग आर्टिस्ट को जो किसी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में काम कर रहे हैं जैसे कि मिथिला आर्ट, तो उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगी इस मॉडर्न आर्ट की दुनिया में कैसे नेविगेट कर सकते हैं? ट्रेडिशनल आर्ट में भी अगर अपने आप कॉन्फिडेंस है, उसमें मेहनत बहुत लगती है क्योंकि यू हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम। जितनी मेहनत करके आप आर्ट फॉर्म को इवॉल्व करेंगे, आप दुनिया में किसी भी आर्ट फॉर्म के साथ आप टक्कर ले सकते हैं एंड यू कैन स्टैंड आउट उसमें। क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स के साथ, अगर वो बहुत अच्छे से बनी हो, इट हैज़ अ ग्रेट रिकॉल वैल्यू। तो एंड ये पूरे हर जगह पे रिकॉल वैल्यू एग्जीबिशंस या कहीं भी स्टैंड आउट करने का रिकॉल वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप जितनी मेहनत करके उसको अच्छे से जितनी आपकी आर्ट अच्छी होगी, उस पे जितनी मेहनत होगी, वो स्टैंड आउट करेगा, चाहे कोई भी पेंटिंग हो। जी, जब मैं उस एग्ज़िबिशन की भी मैं बात कर रही थी, वो छोटी-सी पेंटिंग, इतने सारी पेंटिंग्स के बीच में, वो छोटी-सी पेंटिंग भी अवार्ड जीत सकती है और छोटी-सी एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म की पेंटिंग है, वो उसको लगा हाँ, उस पेंटिंग का ये था कि उसकी थीम और उसका मैसेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, जो कि वो भी एक फैक्टर रहा होगा। तो वो सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं। हम अगर सिर्फ़ ट्रेडिशनल पे हम ट्रेडिशनल पे भी हम भगवान की पेंटिंग बना के भी स्टैंड आउट कर सकते हैं। देयर आर मेनी आर्टिस्ट जो हम माइथोलॉजिकल थीम्स पे भी वर्क करेंगे, लेकिन माइथोलॉजिकल थीम्स पे भी आपको यू हैव टू बी एट द बेस्ट, लाइक द टॉप ऑफ योर गेम। तो वो इम्पोर्टेंट है। आप जो भी करें टॉप ऑफ योर गेम, आप कहीं भी आप उस पे सक्सीड कर सकते हैं। ग्रेट। नुपुर, इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। और आपका ये जो मिथिला आर्ट को प्रिज़र्व और प्रमोट करने का प्रयास है, वो बहुत ही काबिल-ए-तारीफ़ है। थैंक थैंक यू यू। फॉर हैविंग मी हियर। इट वाज़ ग्रेट। मतलब आपसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा एंड ये शो के बारे में अभी तक जितने मैंने देखे हैं वीडियोज़, ये शो बहुत अमेज़िंग है। इसलिए मैं खुद आना चाह रही थी शो पे जब आपने बोला, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। बहुत अच्छा थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें। आप सभी को धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक स्टे इंस्पायर्ड और कीप स्प्रेडिंग दोज गुड वाइब्स।